हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 60 रुपए का शेयर है और आज एक बड़ी रफ्तार आई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा था। ये सरकारी बैंक है। आज 11 से 12% दौड़ चुका है। ये बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 60 रुपए का शेयर है, बेहतरीन तेज़ी। एक महीने में देखो तो अभी भी 10% का डिक्लाइन ज़रूर है। अगर आप देखो तो इससे पहले भी गिरावट आई थी, लेकिन तेज़ी आ गई। फिर उसके बाद लगातार गिरा था, एक हफ्ते तक गिरा था ये, और आज जाके तेज़ी आई है। कल जितना गिरा था आज उतनी कह लो कि जो तेज़ी है या फिर रिकवरी कह लो, वो देखने को मिल गई। और आज एक्चुअली कई सारे जो छोटे बैंक हैं, जो सरकारी बैंक है, उसमें यही खेल चल रहा था। चाहे हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें जिसमें 7.5% की तेज़ी थी, चाहे हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, पीएनबी की बात करें, इवन और भी छोटे बैंक्स की बात करें, तेज़ी थी वहाँ पर। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक साल में पैसा तो खूब बना कर दिया है। 150% का ग्रोथ है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। जब तेज़ी आती है एक झटके में आती है, गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, तेज़ी आती है बेहतरीन होती है, गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, तेज़ी आती है, और 75 रुपीज़ तक के शेयर चला गया था। उसके बाद गिरावट देखने को मिली है, और अगर मैं 75 रुपीज़ से इसको देखूँ तो ऑलमोस्ट ये 20% तो गिर चुका है अभी प्रेजेंट सिनारियो में। कल तो ये और भी ज़्यादा गिरा हुआ था। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ गए। देखो पीएसयूज जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक खराब नहीं है। भले ही स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो रहा है बाजारों में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से पीएसयूज ने तेज़ी दिखाई है, ऐसी तेज़ी आज तक नहीं आई है। और ये चलने वाली तेज़ी है, अभी कुछ टाइम और चलेगी। हालांकि हाँ, इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पर गिरावट डेफिनेटली आएगी। और अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इसका 50,000 करोड़ के आसपास का है। जो हाई था इसका एक टाइम पे 200 रुपये का शेयर था, और एक टाइम पे 10 रुपये का भी था। और जहां तक बात करी जाए इस समय, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अभी तक स्टार्ट नहीं करा इसने पे करना, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल से ये पे कर सकता है। रीज़न ये है कि अब तक ये प्रॉफिटेबल उतना ज़्यादा था नहीं। इवन अगर आप इनका रेवेन्यू भी देखोगे तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। अगर आप एन्युअली देखो तो, अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो डेफिनेटली पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट देखो तो वो और तेज़ी से बढ़ रहा है। क्वार्टरली 600 से 700 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो सरकारी कंपनी प्रॉफिट करती है वो डिविडेंड पे आउट करती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी पे करना स्टार्ट करा है, पीएनबी ने भी जो प्रॉफिट मतलब यहाँ पर हुआ पे करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पे आउट हो सकता है डिविडेंड यहाँ पर। और वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 20 का पे, देखो ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। तो ये जो प्रेजेंट सिनारियो भी है, उतना ज़्यादा सस्ता आप इसको नहीं कह सकते मेरे हिसाब से। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी है। अगर आप देखोगे तो भैया इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो रेवेन्यू पहले क्वार्टरली 6,500 करोड़ के आसपास के थे, वो 9,000 करोड़ तक जा चुके हैं। और जो प्रॉफिट पहले 250 करोड़ में सिमट रहे थे, आज वो क्वार्टरली 700 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और प्रेशर इंक्रीज होता है कि भाई साहब इनका जो नंबर्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब बढ़ते रहना चाहिए। अगर बीच में एक भी क्वार्टर ऐसा आया जहाँ पर इसके रेवेन्यू या प्रॉफिट पिछले साल तो छोड़ो, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अगर कम आया, तो वो एक नेगेटिव चीज़ होगी, और एक झटके में 20% गिरेगा ये उस टाइम पर। लेकिन वापस से रिकवरी दिखाएगा जब सस्ता हो, क्योंकि अभी अगर आप देखो इसका प्रेजेंट सिनारियो देखोगे तो ये ना ही सस्ता है ना ही महंगा है, 20 का पी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से 10% का करेक्शन दिखा देता है, तब ये सस्ता हो जाएगा। जो कल की बात करें तो कल ये सस्ता था, जो गिरावट आई थी कल ये सस्ता था, लेकिन आज ये थोड़ा सा ना ही सस्ता रह गया ना ही महंगा रह गया। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 93.08% का स्टेक, और ये बहुत बड़ा स्टेक है। और ये एक मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग चीज़ हो सकती है इस कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो लगातार कोशिश कर रही है अपने शेयर्स को बेचने के लिए। और जिस किसी कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट अपना ओएफएस लेकर आएगी। और ऐसे में यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में तेज़ी आती है
तो कहीं ना कहीं उसका सीधा मतलब यह है कि गवर्नमेंट जिस प्राइस पे ओएफएस लेकर आएगी वो प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब गवर्नमेंट को और पैसा मिलेगा यहाँ पर ओएफएस के चलते। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने ओएफएस तभी लेकर आए हैं जब उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होता है शेयर प्राइस वाइज, ताकि गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा पैसा मिले। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में तेज़ी आएगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो मतलब कभी भी, एक साल में तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगी लॉन्गर रन की मैं बात करूँ। और गवर्नमेंट अपनी स्टेक बेचने के लिए लेकर आएंगे। देखो गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनियों में दो चीज़ कर सकते हैं, या तो ओएफएस के जरिए स्टेक थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या तो दूसरी बैंक के साथ इसको मर्जर कर सकते हैं। बीच में मर्जर को लेकर भी बहुत सारी अपडेट्स चल रही थी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.10% है, 2.69 डोमेस्टिक के पास है, रिटेल के पास यहाँ पर 2.68% का स्टेक है, अदर पार्टीज 1.36% पर बैठी हुई है। देखिए ओवरऑल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि हर 15% के डिक्लाइन पर, मैं पहले 10% हमेशा कहता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा कहूँगा क्योंकि अभी देखो तो स्मॉल कैप और मिड कैप डेफिनेटली एक रिस्क जोन में ज़रूर है, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो सेबी की तरफ से भी जो आपको गाइडलाइन बताई जा रही है वो उन कंपनियों में ज़्यादा है जो एसएमईज के जो आईपीओ भी हाल फिलहाल में आए हुए हैं और बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे आए हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा है, तो वहाँ पर तो आपको दूर ही रहना है। लेकिन जो सालों पुरानी कंपनियाँ हैं जो एक्चुअली में प्रॉफिट बना रही है वहाँ पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होगी जब भी गिरावट आएगी। जो एसएमई वाले आईपीओ आया भाई साहब उससे दूरी बना के रखेगा, घुसने की कोशिश गलती से भी मत करना वहाँ पर। लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ है, जो प्रॉफिट बनाने वाली कंपनीज़ है, वहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए गिरावट में, और ये उनमें से एक तो है। चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैं बात करने जाऊँ वो भी मुझे अच्छा लगता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ वो भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुके हैं, तो बीच बीच में बड़े करेक्शन आएंगे, जैसे कि कल आया था और आज वापस रिकवर भी कर गया, तो बीच बीच में करेक्शन यहाँ पर बनेंगे और इसी करेक्शन में आपको मौके भी ढूंढने हैं। यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। आपको हर डिक्लाइन पे, हर 15% के डिक्लाइन पर आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। 1000 शेयर है तो फिर सिर्फ और सिर्फ 250 खरीदो, वेट करो और 15% का डिक्लाइन आए और 300 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, डिक्लाइन है ऐड करो। इस तरीके से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में इतना कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा कोई और सरकारी बैंक या और किसी बैंक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका भी नाम लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू।